नमस्कार मित्रों, आप सब ठीक है ना। आज हम 12वीं कला वर्ग में इतिहास में आपकी प्रथम अध्याय में आया हुआ टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है सिंधु सरस्वती सभ्यता। इसमें से एग्जाम में एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। आज हम इसका विधिवत रूप से अध्ययन करते हैं। बोर्ड पर जो समरी लिखी गई है, इसको नोट्स के रूप में आप देखते रहें, स्क्रीनशॉट लेते रहें और समझते रहें, जो आपके लिए काम आएगी। और स्टेप टू स्टेप आपको वीडियोस डाले जा रहे हैं। आप घर पे सेल्फ स्टडी करें, ताकि आगे जब भी स्कूल खुले तो आप इतनी तैयारी पहले से करके आ सकें और ये आपके एग्ज़ाम में फ़ायदेमंद साबित होगी। तो देखिए, हम बात करते हैं सिंधु सरस्वती सभ्यता। बहुत इम्पोर्टेंट है, बड़े अच्छे से अपना दिमाग एकाग्रचित करते हुए इस पे ध्यान दीजिए। तो देखिए, सिंधु सरस्वती सभ्यता, इसका काल निर्धारण, आपने इस सभ्यता के बारे में सुना होगा कि यह सभ्यता प्राक ऐतिहासिक, पूरा ऐतिहासिक काल की सभ्यता मानी जाती है। इस सभ्यता में विशेष तौर से काल निर्धारण में देखते हैं तो सभी विद्वानों ने अलग अलग काल निर्धारण किया है, लेकिन सर्वमान्य काल निर्धारण है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। यानी यह सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व की मानी जाती है। इस सभ्यता में द्रविड़ व भूमध्य सागरीय प्रजातियां पाई गई थी। अब आपको विदित होगा, 1947 से पहले हमारे देश में अंग्रेजों की हुकूमत थी, अंग्रेजों का राज था। भारत उनका औपनिवेशिक साम्राज्य था। 1853 में सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी ने मुंबई से ठाणे के बीच रेल लाइन बिछाई गई थी। उसके बाद पूरे भारत में अंग्रेजों के द्वारा रेल लाइन बिछाने का कार्य शुरू किया गया था। प्यारे विद्यार्थियों, 1856 ईस्वी में लाहौर से कराची तक रेलवे लाइन बिछाने का कार्य शुरू किया गया। और इस दौरान हड़प्पा नामक स्थान से, हालांकि उस समय किसी को ये विदित नहीं था कि हम जो खुदाई कर रहे हैं ये विश्व की इतनी प्राचीन सभ्यता है। तो वहां से, हड़प्पा से रेल लाइन बिछाने के लिए ईंटें लेकर गए। इसके बाद 1861 ईस्वी में
बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन में भी ये प्रश्न पूछा हुआ है, पूछने की संभावना भी है। 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम के निर्देशन में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई थी। आई बात समझ में? अब आपके दिमाग में प्रश्न खड़ा होता होगा कि सर ये पुरातत्व विभाग क्या होता है? प्यारे विद्यार्थियों, इतिहास में खुदाई के बाद अवशेषों को प्राप्त करने के लिए, खुदाई में प्राप्त वस्तुओं का पता लगाने के लिए, काल निर्धारण करने के लिए ये पुरातत्व विभाग की टीम अपना कार्य करती हैं और इस डिपार्टमेंट में पुरातत्व संबंधी कार्य किए जाते हैं। और इसके प्रथम निर्देशन या अध्यक्ष कौन बने थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। समझ गए यहां तक? ठीक है। अब 1921 ईस्वी में 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के नेतृत्व में एक टीम, दयाराम साहनी पुरातत्वविद के नेतृत्व में एक टीम हड़प्पा पहुंची, वहां से खुदाई की और खुदाई करने के बाद जो वस्तुएं प्राप्त हुई उनके आधार पर पता किया कि जो ये स्थल है ये विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक सभ्यता है। कौन सी? हड़प्पा सभ्यता। इसी कारण आज भी सिंधु नदी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता को क्यों कहते हैं? क्योंकि सिंधु सरस्वती सभ्यता में सबसे पहले खुदाई हड़प्पा की गई थी। इस कारण इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया था। प्यारे विद्यार्थियों, हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के तट पर स्थित है और यहाँ से खुदाई के दौरान जो अवशेष प्राप्त हुए थे, वस्तुएं प्राप्त हुई थी, उनका हम आगे विस्तार से अध्ययन है वो करेंगे। फिर देखिए 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी, पुरातत्वविद राखलदास बनर्जी ने सिंधु नदी का प्राचीन नाम इंडस, रावी नदी का प्राचीन नाम पुरुषनी, सिंधु नदी के किनारे पर मोहनजोदड़ो नामक सभ्यता की खोज की गई थी। यहां आपके प्रश्न पूछ सकते हैं, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है। ये प्रश्न रीट भर्ती में भी पूछा हुआ है और इसमें मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है। इसका शाब्दिक अर्थ है मुर्दों का टीला। ओके, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मुर्दों का टीला। ठीक है,
यह सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता मानी जाती है। कैसी मानी जाती है? कांस्य युगीन सभ्यता है वो मानी जाती है। सिंधु सरस्वती सभ्यता के महत्वपूर्ण क्षेत्र हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सूतकांगडोर जैसे कई क्षेत्र हैं, वे पाकिस्तान में चले गए। 1947 में जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो हमारे कई स्थल, महत्वपूर्ण स्थल पाकिस्तान में चले गए। फिर भी उसके बाद भी खुदाई जारी रही और राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में, गुजरात में कई महत्वपूर्ण व श्रेष्ठ सभ्यताएं प्राप्त हुई हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सिंधु नदी घाटी सभ्यता, सिंधु नदी घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कहां से कहां तक विस्तारित था, ये सभ्यता कितनी लंबाई में, कितनी चौड़ाई में थी, इसके उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में कौन कौन सी सभ्यताएं मौजूद थी। देखिए बोर्ड पे श्यामपट पर आपके मैंने एंगल से दर्शाया गया है। तो देखिए, भारत उस समय में पाकिस्तान और भारत को एक माना जाए तो इस सभ्यता का सबसे उत्तरी अवशेष या उत्तरी सभ्यता है वो मानी जाती है मांडा, जम्मू कश्मीर। सिंधु नदी घाटी सभ्यता की उत्तरी सभ्यता मानी जाती है मांडा, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, दक्षिणी सभ्यता देमाबाद, महाराष्ट्र। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, रथ के अवशेष, किसके अवशेष? रथ के अवशेष किस सभ्यता से प्राप्त हुए? याद रखना, कौन सी सभ्यता? देमाबाद, महाराष्ट्र सभ्यता, जो भारत की दक्षिणी सभ्यता मानी जाती है। सिंधु नदी घाटी सभ्यता का भारत में उत्तरी क्षेत्र या उत्तरी सभ्यता आलमगीरपुर, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, और पश्चिमी क्षेत्र सूतकांगेंडोर, जो कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान। कभी एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि सिंधु सरस्वती सभ्यता का उत्तरी क्षेत्र कौन सा है? तो मांडा, जम्मू कश्मीर। दक्षिणी क्षेत्र देमाबाद, महाराष्ट्र। पूर्वी क्षेत्र आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश। पश्चिमी क्षेत्र सूतकांगडोर, अफगानिस्तान। सिंधु सरस्वती सभ्यता की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 1400 किलोमीटर है। कितनी है? 1400 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई 1600 किलोमीटर है। अर्थात उत्तर से दक्षिण 1400 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम 1600 किलोमीटर में यह सभ्यता विस्तृत है। अब हम पढ़ते हैं सरस्वती नदी। प्यारे विद्यार्थियों, सिंधु व गंगा के मध्य में प्राचीन काल में एक नदी
चलती थी, जिसे वैदिक काल में सरस्वती नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सरस्वती नदी के प्रवाह क्षेत्र में लगभग 250 बस्तियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। वैदिक काल में सरस्वती नदी लोगों का जीवन आधार थी। वैदिक काल में सरस्वती नदी लोगों का जीवन आधार थी। इसीलिए वैदिक साहित्य में नदियों को उपमा देते हुए वर्णन मिलता है। नदी तमे, देवी तमे, अम्बे तमे, जो नदियों की महानता को दर्शाते हैं। प्राचीन काल की कोई भी सभ्यता हो, तमाम सभ्यताएं किसी न किसी नदी के किनारे ही बसी हुई थी, जिसके हमें प्रमाण मिले हैं। नदी से उन्हें पेयजल व सिंचाई की सुविधा दोनों ही प्राप्त हो सके। वर्तमान में वाकणकर जैसे पुरातत्वविदों ने भू सर्वेक्षण के माध्यम से, हवाई सर्वे के माध्यम से, ड्रिल मशीन के माध्यम से पता किया कि जो वैदिक काल की सरस्वती नदी है वो कहां से कहां तक विस्तारित थी। उसका हमें सबसे चौंकाने वाला तथ्य यह उजागर हुआ कि जो वैदिक काल में सरस्वती नदी जिस स्थान से चलती थी, उद्गम स्थल था, वहां से लेकर आज भी एक नदी सरस्वती नदी के पेटे चलती है। उस नदी को वर्तमान में घग्गर नदी, जिसका उपनाम द्रस्वती नदी, जिसका उपनाम मृत नदी के नाम से जाना जाता है। वैदिक काल की सरस्वती नदी भी हिमालय पर्वत की शिवालिक पर्वत श्रेणी से निकलकर सिरसा, झांसी, हनुमानगढ़ से होते हुए आगे पहुंचती थी। आज भी इसी सरस्वती नदी के पेटे घग्गर नदी भी शिवालिक पर्वत श्रेणी से निकलकर हनुमानगढ़ के कालीबंगा सभ्यता के पास से होते हुए अधिक पानी होने पर पाकिस्तान तक भी पानी जाता है, जिसे वहां पर अकरा के नाम से जाना जाता है। ये घग्गर नदी है। इस घग्गर नदी के मुहाने पर कालीबंगा जैसी, पीलीबंगा जैसी श्रेष्ठ सभ्यताओं की जानकारी प्राप्त हुई है। अब हम आगे आपके देखते हैं सिंधु स्थापत्य कला, अर्थात सिंधु नदी घाटी सभ्यता है। इसका स्थापत्य कला अपने आप में बेजोड़ मानी जाती है। उसकी पहली विशेषता है सुनियोजित नगर नियोजन। प्यारे विद्यार्थियों, सिंधु सरस्वती सभ्यता है ना,
ये विश्व की प्राचीनतम नगरीय सभ्यताओं में से एक है। याद रखना, सिंधु सरस्वती सभ्यता है, ये कैसी सभ्यता है? नगरीय सभ्यता। और एक जो नगर की बसावट होती है उसे सुव्यवस्थित तरीके से बसाया जाता है। जैसे आपने देखा होगा जयपुर को विद्याधर भट्टाचार्य ने एक सुव्यवस्थित तरीके से बसाया था। इसी तरह से सिंधु सरस्वती सभ्यता में भी सुनियोजन की जानकारी हमें प्राप्त होती है। इस सभ्यता से जितने भी नगर प्राप्त हुए हैं उनमें 2 बस्तियां प्राप्त हुई। पुरातत्वविदों ने ऊपरी बस्ती को गढ़ी, पुरातत्वविदों ने ऊपरी बस्ती को गढ़ी कहा एवं निचली अर्थात समतल बस्ती को नगर कहा। गढ़ी, गढ़ अर्थात राजा का निवास स्थान। कई इतिहासकार मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में पुरोहित राजा का शासन रहा होगा और उनका निवास स्थान गढ़ी के नाम से जाना जाता होगा। निचली बस्ती नगर, और सबसे अच्छी बात यह थी कि पूरे नगर को चारों तरफ से परकोटे में घिरा रखा था। परकोटा 4 दीवार, ताकि बाहरी आक्रमणकारी सीधे उस पर आक्रमण न कर सके। पूरे नगर में छोटी व बड़ी सड़कों के अवशेष मिले हैं। बड़ी सड़कें 9 फीट से 34 फीट तक की चौड़ाई वाली, छोटी सड़कें या जिसे अपन कह सकते हैं गलियां 1 मीटर से 2.2 मीटर तक चौड़ी प्राप्त हुई। यहां पर विभिन्न भवन जो बनाए गए हैं उनमें ईंटों की आकृति 1:2:4 के अनुपात में प्राप्त होती है। ये यहाँ की महत्वपूर्ण विशेषता अपन मान सकते हैं, क्योंकि मिस्रवासी भी पक्की ईंटों से अनभिज्ञ थे, लेकिन हमारी सभ्यता में पक्की ईंटों की उन्हें जानकारी थी। नगर में गंदे पानी की निकासी के लिए प्रत्येक घर के आगे नालियों की व्यवस्था की गई थी। छोटी छोटी नालियां बड़ी बड़ी सीवरेज नालियों में जाकर मिलती थी। नालियां प्रायः ऊपर से ढकी हुई होती थी। जगह जगह पर कचरे के ढेर प्राप्त हुए हैं। इससे पता लगता है कि नालियों की सफाई व्यवस्था समय समय पर की जाती होगी, जो अपने आप में नगर नियोजन का एक श्रेष्ठ उदाहरण माना जा सकता है। नालियों को आपस में जोड़ने के लिए मिट्टी, प्लास्टर व चूने का प्रयोग किया जाता था। इसके अलावा
सिंधु सरस्वती सभ्यता से कई क्षेत्रों से हमें घर के अवशेष, मकान के अवशेष प्राप्त हुए। मकान भी पक्के ईंटों से बना हुआ, घास फूस व लकड़ी से ऊपर छत बनाई होती थी। कहीं पर सीढ़ियों की भी जानकारी मिली है। मकान के ऊपर 3-4 फीट तक की दीवार भी मिली है। हालांकि कोई बहुमंजिला इमारत प्राप्त नहीं हुई है, फिर भी अमूमन प्रत्येक घर में 3 से 4 कक्ष बने होते थे। 3 से 4 कक्ष बने होते थे। प्रत्येक घर में शौचालय, कुआं, रसोई आदि की व्यवस्था थी। मकान के मध्य में चौक प्रायः घरों में देखा गया है। इसके अलावा घर के गंदे पानी को बाहर निकालने के लिए मकान के आगे नाली व्यवस्था भी देखने को मिलती है। उस नाली से घर का, किचन का जो भी गंदा पानी है वह सीवरेज लाइन से होते हुए शहर से बाहर पहुंचाया जाता था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सिंधु सरस्वती सभ्यता एक सुनियोजित सभ्यता थी। प्यारे विद्यार्थियों, इस बारे में आपके 12th बोर्ड में हिस्ट्री में प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रश्न ये आ सकता है कि सिंधु सरस्वती सभ्यता वर्तमान नगर नियोजन के संदर्भ में भी प्रासंगिक सिद्ध होती है।